हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश दीवान और आज हम बात करेंगे दोस्तों अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी अपडेट है दोस्तों टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है दोस्तों, क्या है हर परिवार को, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हर परिवार को कवर करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। राजस्थान राज्य हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन है ए पेटीएम, ऑप्शन बी है फ्रीचार्ज, ऑप्शन सी है मोबीक्विक, ऑप्शन डी है फ़ोनपे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या है जो भी यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारे पास राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्या है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मोबी क्विक। ठीक है दोस्तों, मोबी क्विक पर क्या है जांच के आदेश दिए हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक होने के मामले में मोबी क्विक डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच में यहाँ पर दोस्तों जांच में मोबीक्विक दोषी पाया जाता है तो आरबीआई किसी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पर कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं किस पर अभी चल रहा है जांच के आदेश, मोबीक्विक। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है चेन्नई सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी है बिहार सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बिहार सरकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या है बिहार सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है दोस्तों। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ वाली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार पर एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अभी क्या है कितना रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए देखेंगे दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 24 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 37 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 52 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों 37 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर अप्रैल 2014 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, से 1,37,625 किलोमीटर मार्च 2021 तक 50% बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कितना बढ़ गई है, 50% बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है? ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन नंबर ए है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, क्या है राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में एनसीटीई वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है। यह मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानवरों के लिए क्या है कोविड-19 वैक्सीन क्या है पंजीकृत कराई गई है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है रूस। तो हमारे पास राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रूस। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। यह टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने तक खासकर अच्छा से काम करेगा। ठीक है, रूस में जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनाद जोर की एक यूनिट ने किया है, जिसने इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम कार्निवैक को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से याद रखेंगे जानवरों के लिए किसने क्या है वैक्सीन बनाया है दोस्तों, रूस ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है दिलीप कुमार, ऑप्शन सी है रजनीकांत, ऑप्शन डी है कादर खान। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास राइट आंसर है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रजनीकांत। तो क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जो अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है 2019 के लिए है दोस्तों। ठीक है, सम्मानित करने की घोषणा किया था, जो है किनको दिया जाएगा, रजनीकांत जी को, जो कि साउथ के मेगा स्टार जो है दोस्तों। ठीक है, पिछले साल उससे पहले किनको दिया गया था, जो है दोस्तों वो है अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, जो कि बॉलीवुड के मेगा स्टार थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में दक्षिण भारत के महान अभिनेता रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें इस 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से 3 मई को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कौन सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, 51वें। ठीक है दोस्तों, जबकि अभिनेता अमिताभ बच्चन को 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों रजनीकांत जी, क्योंकि साउथ में दोस्तों इन्हें एक भगवान की तरह से पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर ए है IIM बेंगलोर, ऑप्शन बी है IIM लखनऊ, ऑप्शन सी है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन डी है IIM जम्मू। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास IIM जम्मू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया। सेंटर फॉर हैप्पीनेस को आनंदम का नाम भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुसार दिया गया है, जहां यह माना जाता है कि व्यक्ति की पवित्र चेतना ही आनंदम है। ठीक है दोस्तों, आनंदम की टैगलाइन इस विचार को निरंतर और सुदृढ़ करती है, इससे सबका कल्याण होगा। आनंदम का लक्ष्य सिर्फ प्रसन्नता हासिल करना ही नहीं, बल्कि सत्य की खोज, सर्व कल्याण और अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या किसने लॉन्च किया है दोस्तों, उसको क्या याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री जी हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे
हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या है इसके लिए सम्मेलन हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। हाल ही में विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के मध्य पूर्वी देश अबू धाबी, ठीक है दोस्तों, शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात के जो है अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड इम्यूनिजाई सॉरी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट HOPE कंसोर्टियम की एक पहल है और 30 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। पहल का उद्देश्य कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने की वैश्विक क्षमता में सुधार करना और स्वास्थ्य भविष्य सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, शिखर सम्मेलन UAE के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कभी कभी समाचारों में वर्णित क्यूलेक्स, ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस वंश का है? तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों क्यूलेक्स है किस वंश का है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी है तितली, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है कॉकरोच। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्यूलेक्स क्या है उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, मच्छर। ठीक है दोस्तों, मच्छर का एक वंश है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। क्यूलेक्स मच्छरों का एक वंश है, उन्हें आम घर के मच्छरों के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, खासकर अधिकतर घरों में पाया जाता है। आम घर के मच्छर का पूरा वैज्ञानिक नाम क्यूलेक्स पीपियंस है। मच्छरों की उपस्थिति का मुख्य कारण गर्म तापमान है और बाढ़ के आसपास अधिक प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अधिकतर गर्मी के दिनों में क्या है मच्छरों की आबादी बढ़ जाता है, या फिर दोस्तों क्या है जहाँ पर अधिक कीचड़ है अधिक क्या है बाढ़ है उसके आसपास क्या है पाया जाता है। ठीक है, जो प्रजनन के लिए एक आदर्श स्थिति बनाते हैं। क्यूलेक्स पीपियंस जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी के वाहक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की तीव्र सूजन होती है। ठीक है दोस्तों, किसके वाहक हैं इसको आप याद रखेंगे, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है दोस्तों क्या है बुखार जैसे आना वगैरह इसका लक्षण है। तो मस्तिष्क की तीव्र सूजन होती है। समाचारों में क्यों है दोस्तों उसको देखते हैं। इन मच्छरों ने दिल्ली भर में एक पुनः अपनी उपस्थिति प्रकट की है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी खतरनाक है दिल्ली शहर के लिए, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्यूलेक्स क्या है मच्छरों का एक वंश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रति वर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दोस्तों 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 29 मार्च, ऑप्शन सी है 30 मार्च, ऑप्शन डी है 31 मार्च। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, हमारे पास राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या है 31 मार्च को क्या है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल वैश्विक स्तर पर 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिन समाज में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता जो हैं रसेल क्रेंडल ने मिशिगन में जो है 2009 में किया था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसजेंडर क्या है हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के G7 शेरपा कौन है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास है ऑप्शन शशिकांत दास, ऑप्शन बी है सुरेश प्रभु, ऑप्शन सी है अरविंद पनगरिया, ऑप्शन डी है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है दोस्तों, ये शेरपा क्या होता है दोस्तों उसको देखते हैं। G7 शेरपा जो है दोस्तों जो भी जहाँ पर सम्मेलन होता है वहाँ पर जो मुख्य जो है दोस्तों प्रमुख जो है पार्टिसिपेट होते हैं उनको शेरपा के रूप से जाने जाते हैं। तो भारत से है दोस्तों G7 के शेरपा के रूप में भेजे जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हम देखेंगे, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी कौन है दोस्तों? सुरेश प्रभु जी हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सुरेश प्रभु भारत के G7 शेरपा हैं, वह G20 के लिए भारत के शेरपा भी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या G20 के लिए भी शेरपा हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे देखेंगे, सुरेश प्रभु ने पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है दोस्तों, वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। समाचारों में क्यों है? भारत ने हाल ही में G7 देशों की दूसरी शेरपा बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सेकेंड टाइम हिस्सा लिए हैं। बैठक का उद्देश्य यूके के G7 प्रेसिडेंसी एजेंडे पर चर्चा करना और पार्टियों के सम्मेलन COP26 के 26वें शिखर सम्मेलन की तैयारी करना था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार डायरेक्टली बंदरगाह को पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। तो हमारे पास बताना है कि हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्या दोस्तों? गुजरात। ठीक है, हजीरा बंदरगाह सूरत गुजरात में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दीव द्वीप को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा शुरू की है। ठीक है दोस्तों, क्रूज सेवा जहाज प्रत्येक सोमवार और बुधवार को हजीरा से शुरू होगा और अगली सुबह 13 से 14 घंटे की एक तरफा यात्रा का समय लेकर दीव पहुंचेगा। जहाज की वापसी यात्रा उसी दिन होगी। यात्री क्रूज जहाज की क्षमता 300 होगी और इनमें इसमें 26 केबिन होंगे। ठीक है दोस्तों, यात्री की क्षमता कितना है? 300 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में बनाए गए हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से न्यूज़ में था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं दोस्तों, फर्स्ट है लिसा मोनाको, बी है वनीता गुप्ता, सी है मैरिक ब्रायन गार्लैंड और डी है दोस्तों क्रिस्टन क्लार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मैरिक ब्रायन गार्लैंड। ठीक है दोस्तों, मैरिक ब्रायन गार्लैंड एक अमेरिकी वकील और जूरिस्ट हैं जो मार्च 2021 से 86वें संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवारत हैं। समाचारों में क्यों है दोस्तों? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने एक तेजी से 30 दिन की अवधि में एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के खिलाफ अभद्र अपराधों के खिलाफ एक समीक्षा शुरू की है। यह पहल न्याय विभाग के कार्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। समुदाय में वृद्धि, नए सिरे से जांच और अभियोजन और डेटा संग्रह पर जोर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी अच्छा पहल उठाया जा रहा है ताकि उनके क्या है न्याय विभाग में क्या है दोस्तों कार्यों को काफ़ी अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो है क्या है डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, इस टाइप से। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है रूपपुर ऊर्जा संयंत्र ठीक है कहाँ स्थित है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है दोस्तों, हमारे पास राइट आंसर है तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। ठीक है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश के पाबना जिले में स्थित है। निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2.4 गीगावाट विद्युत है और यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। क्या है डायरेक्टली पूछा जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन जो पहले हैं, कौन बनाए गए थे, वर्तमान कौन है, इस टाइप से वाले। तो क्या है बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसका निर्माण पद्मा नदी के किनारे पर किया जा रहा है जो गंगा की एक जल वितरिका है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी से ही अलग होकर एक जो है क्या है पद्मा नदी बन रहा है, उसके किनारे पर है। समाचारों में क्यों है? हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया जहां भारतीय कंपनियां बांग्लादेश रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है
भारतीय कंपनियां बांग्लादेश रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रूपपुर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस सेना अधिकारी को विक्टर ऑफ बंस्तार के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जनरल दरबीर सिंह सुहाग, बी है लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्ताओ वैग पिंटो। ठीक है दोस्तों, सी है लेफ्टिनेंट जनरल जैक फराज राफेल जैकब, और डी है लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है क्या है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्ताओ वैग पिंटो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो वह भारतीय सेना के पूर्व जनरल थे दोस्तों। ठीक है, क्या है, भारतीय सेना के पूर्व जनरल थे, याद रखेंगे। हाल ही में उनका निधन हो गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत पाक युद्ध में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रतिष्ठित परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उन्हें मेजर जनरल के रूप में लड़ाई में 54वें डिवीजन की कमान संभालने के लिए विक्टर ऑफ बंस्तार के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, उनकी अंतिम भूमिका मध्य कमान के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों फियो नु आला नी आओलियन। ठीक है दोस्तों, बी है एग्नेस कैलमार्ड, सी है मैरी लॉलर, और डी है दोस्तों डबर वका सिमोनोविक। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों हमारे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एग्नेस कैलमार्ड। ठीक है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन है, एग्नेस कैलमार्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अधिकार अन्वेषक एग्नेस कैलमार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हैं, फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं। उन्हें सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जमाल खशोगी जिनका क्या है क्या हत्या कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, उनके लिए जांच किया था। उन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है और वह 29 मार्च 2021 से इस पद को संभालेंगी। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में क्या है। यह सबसे बड़ा गैर सरकारी, ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार संगठन है। गैर सरकारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मानवाधिकार संगठन है और इसकी स्थापना कब की हुआ था, 1961 में लंदन में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। किस संगठन ने सुएज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है। ठीक है दोस्तों, आप जानते ही होंगे अभी हाल ही में सुएज नहर में क्या है, मालवाहक जहाज एवर गिवन जो है फंस गया था। ठीक है, जिससे क्या है करीबन 6 दिनों तक दोस्तों वहाँ से क्या है आना जाना जो है प्रभावित हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है वान ओड, ऑप्शन बी है जन डी नूल, सी है डेमे, डी है बोस्कालिस। ठीक है दोस्तों, तो उस संगठन का नाम बताएंगे जिसने स्वेज नहर से मालवाहक जहाज को बचाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों। हमारे पास राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्या है, बोस्कालिस। ठीक है दोस्तों, बोस्कालिस संगठन है। डिटेल से देखते हैं। डच बहुराष्ट्रीय समुद्री इंजीनियर बोस्कालिस ने स्वेज नहर से अपनी सहायक SMIT साल्वेज द्वारा दिए गए जमीनी जहाज एवर गिवेन को बचाया है। बड़े कंटेनर जहाज को 11 हार्बर टग और 2 अधिक शक्तिशाली सिटिंग टग अल्फा गार्ड और कार्लो मैग्ना का उपयोग करके रिफ्लोट करने के लिए बनाया गया था। आगे के निरीक्षण के लिए कंटेनर जहाज एवर गिविंग को ग्रेट बिटर लेक में ले जाया जाएगा। जहाज लगभग 400 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ा है। 2,24,000 टन के जहाज की स्वतंत्रता ने नौवहन को फिर से शुरू कर दिया है और उस मार्ग को खोल दिया है जो एक दिन में लगभग $100 बिलियन के व्यापार को रोक रहा था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वेज नहर कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों, मिस्र जो देश है, और किसको जोड़ता है दोस्तों,
ये है लाल सागर और क्या है आपका मेडिटेरियन सी को जोड़ता है दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और कृत्रिम जो नहर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN योजना लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखेंगे, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च कर रहा है। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों हमारे पास। ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। डिटेल से देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात UL पिन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 4 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN योजना को इस साल 10 राज्यों में शुरू किया गया है और मार्च 2022 तक देश भर में लागू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। केंद्र बाद में राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ आधार संख्या को स्वैच्छिक आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को एकीकृत करेगा। आधार संख्या के साथ UL पिन का PIN का टीकाकरण स्वैच्छिक होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है UL पिन योजना का शुभारंभ कर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 20। साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों जूनागढ़, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है दोस्तों भावनगर, ठीक है। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। हमारे पास इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्या है, साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। रिवर फ्रंट एक वाटर फ्रंट है जो 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था और जिसका निर्माण 2005 में शुरू किया गया था दोस्तों। 2012 में सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वाटर फ्रंट को धीरे धीरे जनता के लिए खोल दिया गया था और अभी भी सक्रिय निर्माण के तहत है। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण में सुधार और सतत विकास में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार देख चुके हैं दोस्तों आज का हमारा जो है दोस्तों 20 क्वेश्चंस का टारगेट था। तो दोस्तों हम क्या है 20 क्वेश्चन आज कर चुके हैं। और दोस्तों आपसे आप सभी को क्या है दोस्तों मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। और क्या है अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कीजिएगा। और क्या है दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद और धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।